क्या हम आपके मुंह से कोई स्टोरी सुन सकते हैं जब बचपन स्टार्ट हुआ था? ऐसी स्टोरीज मैं सुनाऊंगा तो कुछ लोग डर जाएंगे। हमारा एक दुकान जितना ऑफिस होता था। 2004-5 में किसी भी काम को करने का प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट होता था। अच्छी बात ये थी कि तब लोग मल्टीपल रोल्स में काम करते। कोई ऐसा एक या दो प्रोसेस या ऐसी दो चीजें जो आपने बहुत क्लोजली देखा हो और आपको लगता हो कि अगर आज की डेट में मेरे को ये सेम चीज करनी होती तो शायद मैं इसको कुछ अलग उससे करता। ये लगता था कि अगर स्कूल के पास कुछ फिजिकल मटेरियल अवेलेबल, अभी तो आप जूम करेंगे तो भी हो जाएगा। अब क्या हो गया, अब हर प्रोसेस का सिंप्लीफाइड प्रोसेस आ गया। मेरे अकॉर्डिंग किसी भी चीज का कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ, आप स्मार्ट वर्क कर सकते हो। एक स्कूल बनाने में एक टीम के कितने एफर्ट्स, कितनी सारी चीजें लगती हैं। स्कूल चलाने वाला कौन है, क्यों खोलना चाहता है, कौन स्कूल को मैनेज करेगा, सिस्टम्स कैसे बनेंगे, फर्स्ट लव और फर्स्ट स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग एज अ ब्रांड एक रियलिस्टिक एक्सपीरियंस देने की कोशिश करते हैं हर लेवल पे। 20 साल पहले प्री स्कूल इंडस्ट्री क्या थी? चार्ट पेपर्स होते थे। आज भी मुझे याद है टीचर बड़े बड़े चार्ट पेपर लटकाती थी। उस चार्ट के ऊपर बताते थे दिस इज एनिमल, दिस इज लॉयन, दिस इज फ्लावर, दिस इज व्हाट। ऐसे करके प्री स्कूल तब चलते थे। आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में प्री स्कूलिंग या प्री स्कूल एजुकेशन का जो महत्व है वो किस तरह से शेप लेने वाला है? नेक्स्ट 10 years it would be like booming like anything। आप व्यूअर्स के लिए या ऑडियंस के लिए अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कोई गाइडलाइंस या किस तरह से पेरेंट को एक बच्चे का सपोर्ट बनकर उनके करियर गाइडेंस में उनको किस तरह से मदद करनी चाहिए? नेवर गोज बाय वर्ड कि उसने ये किया या वो ऐसे ट्रीट करता तो मेरा बच्चा भी ऐसे ही हो। वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द माइक सेशन विद आकाश गुप्ता। आज के हमारे गेस्ट बहुत ही स्पेशल हैं, नॉट बिकॉज ही इज अ एमिनेंट पर्सनालिटी इन द एजुकेशन सेगमेंट, बट ही इज ऑल्सो वेरी क्लोज एंड वन ऑफ द मेंटर्स दैट आई हैव हैड। प्लीज वेलकम तिजय गुप्ता, CEO, COO एंड co-founder of Bachpan Play Schools. Sir, welcome on the show. थैंक यू आकाश। सर, जब भी हम बचपन की बात करते हैं, बचपन की स्टोरी की बात करते हैं या प्री स्कूल एजुकेशन की बात करते हैं तो हमने बहुत सारी स्टोरीज आपके बारे में, बहुत सारी चीज़ें इस बिजनेस और इस सेगमेंट से जुड़ी हुई सुनी हुई हैं। क्या हम आपके मुंह से कोई स्टोरी सुन सकते हैं जब बचपन स्टार्ट हुआ था एंड प्रॉब्ली जब आपने पहला या दूसरा स्कूल खोला था? यार ऐसे तो बहुत सारी स्टोरीज हैं, मतलब टू नेम अ फ्यू। ऐसी स्टोरीज मैं सुनाऊंगा तो कुछ लोग डर जाएंगे, कुछ लोगों को लगेगा क्या बिजनेस इतना मुश्किल होता है, तो आई डोंट वांट टू मेक देम टू डिफिकल्ट फॉर देम। हमारा जो पहला ऑफिस था वो बहुत छोटा सा, एक 500-600 स्क्वायर फीट का ऑफिस होता था। 500-600 अगर आज की भाषा में बात करें फॉर आवर यूथ तो एक दुकान जितना ऑफिस होता था। जो हमारा पहला प्रिंटर था वो मुझे आज भी याद है, HP का 6L प्रो प्रिंटर होता था जो 40,000 का प्रिंटर आता था। उस प्रिंटर को लेने के लिए हमने लोन लिया। लोन हमारे नियर डियर वन से लिया और उसके अंदर जैसे आज तो आप नहीं जाएंगे, फिल्टर पेपर लगता था और पेपर्स को लगाने के लिए भी अलग मैकेनिज्म होता था, कार्टेज चेंज करने का अलग मैकेनिज्म होता था। तो बताना ही चाह रहा हूँ कि 2004-5 में किसी भी काम को करने का प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट होता था। हमारा जो अकाउंटेंट था वो अकाउंटेंट भी था, वो हमारे लिए मार्केटिंग भी करता था, वो हमारे लिए आसपास के काम भी करता था, कंपनी के लिए कलेक्शन भी करता था। तो अच्छी बात ये थी कि तब लोग मल्टीपल रोल्स में काम करते थे। ट्रैवलिंग बहुत डिफिकल्ट होती थी, डिफिकल्ट नहीं बहुत डिफिकल्ट होती थी। आज तो आप फटाफट बस बुक कराते हैं, फ्लाइट बुक कराते हैं, चले जाते हैं। तब के लिए ट्रैवलिंग करना एक टास्क होता था। हमारे बहुत सीनियर पर्सन रेलवे यानी स्टेशन पे जाते थे, सुबह 6 बजे लाइन खुलती थी, वो 4:30 बजे लाइन में खड़े हो जाते थे टिकट बुक कराने के लिए। 1:30 वो किस लिए खड़े होते थे कि फर्स्ट पे उनका नंबर आ जाए ताकि टिकट मिल जाए, और वो काम ये रोज करते थे। और तब उनकी उम्र तकरीबन 60 साल की थी। तो अपने आप में किसी भी बिजनेस को सेटअप करना, यहाँ पे ये भी बोलना चाहूंगा हमारे यूथ के लिए या ऑडियंस के लिए कि अपने आप में किसी बिजनेस को सेटअप करने का प्रोसेस बहुत लंबा है। 1 साल, 2 साल, 3 साल आपको बिजनेस सीखने में लग जाते हैं। तो ऐसे ऐसे करके हमने जर्नी स्टार्ट किया। पहली एड हमने डाली पेपर में। उस एड को लेने के लिए हमें 4 दिन भटकना पड़ा। उस एड को लेने का प्रोसेस हमें नहीं पता था, RO बनाने का प्रोसेस नहीं पता था, किससे कैसे बात करेंगे ये नहीं पता था। उस जमाने में हम किसी स्टेट में ऐड डालते थे, वहां का लोकल सिम कार्ड लेते थे, वो लोकल नंबर डालते थे, क्योंकि तब ओपन सिम नहीं होता था। ओपन सिम का मतलब क्या है, जिस स्टेट में आप कॉलिंग करते थे उस स्टेट की कॉल सस्ती होती थी। अगर आप पंजाब के नंबर से हरियाणा में कॉल करेंगे तो आपकी कॉल 10 रुपए है, लेकिन पंजाब टू पंजाब करेंगे तो 1 रुपए है। वो भी प्रोसेस होता था कि आपको सिम लेके कॉल अटेंड करनी है। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है। एक और स्टोरी सुनाता हूँ आपको, बहुत इंटरेस्टिंग।
मैंने जब अपनी पहली इंक्वायरी अटेंड करी, वो स्टोरी आपको सुनाता हूँ। मुझे जाना था इंदौर, और इंदौर से मुझे जाना था पुणे। मैं आपको बात 2006 की बता रहा हूँ, यानी आज से तकरीबन 18-19 साल पहले। तो हमें कोई ट्रेन नहीं मिली, तो मेरे कोलीग ने कहा सर बस से चलते हैं। तो हम भी भले मानस से दिमाग नहीं लगाया कितने घंटे जाना है, पुणे 24 घंटे है, 26 घंटे है। हम पहले यहाँ से इंदौर की बस लेकर गए, जेब में 2-2,500 रुपये होते थे। तो एक लॉज लिया, लॉज का मतलब जहाँ पे 100-150 रुपये का कमरा मिलता है, वो कमरा लिया। उस कमरे में स्टे किया। स्टे भी क्या होता था कि बस आप गए और आपने बस पानी डाला और कमरे से बाहर निकल गए। इंदौर पहुंचे, जिससे मिलने गए वो मैं मिला ही नहीं, तो वो दिन हमारा वेस्ट हो गया। अब इंदौर से पुणे जाने के लिए हमें बस में दोबारा चढ़ना था, जहाँ की बस का जर्नी करीबन 18-19 घंटे था। हमने 4 बसेस चेंज करी, क्योंकि एक बस कहीं से कहीं थी, दूसरी बस कहीं से कहीं थी। जब हम चौथी बस में पहुंचे तो पता लगा वो बस तो पुणे जा ही नहीं रही, वो पुणे से भी 150 किलोमीटर पहले रुक जाएगी। तो अब सुबह 6 बजे हमारी ये सिचुएशन थी कि हम एक हाईवे पे खड़े हुए, जहाँ पे पुणे की बस अगले 3 घंटे बाद आएगी। ना हमने पूरी रात कुछ खाया, ना हमने अपने कपड़े चेंज किए, 24-28 घंटे में ट्रैवलिंग करते हुए हो गए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो लोनावला वाला रोड था और हमें पुणे सिटी में आना था। पुणे सिटी में पहुंचे जैसे तैसे, इंक्वायरी से मिले, बात हुई, इंक्वायरी फाइनल भी होगी, बड़ी खुशी हुई कि चलो जब आप हार्ड वर्क करते हो आपको कुछ मिलता है, बड़ी खुशी हुई। आगे एक सिटी में और जाने की बात हुई कि यहाँ से यहाँ चलते हैं। वहां पहुंचे तो ये समझ में आया कि लाइफ कैसे काम करती है। वहां पहुंचने के बाद हमारा बैग चोरी हो गया, हमारे कपड़े चोरी हो गए, हमारे पास जो भी सामान था वो चोरी हो गया। अब फिक्र ये थी कि दिल्ली वापस कैसे जाएंगे। तो जिनसे मिलने गए थे उनसे 2,000 रुपये उधार लिए, उधार लेके हम जैसे तैसे स्लीपर में बैठ के वापस आए। अगेन तो 2-2.5 दिन हमारे आने में लगे। तो 6 या 7 दिन का प्रोसेस था 2 लोगों से मिलने का। अगर मैं आपको कहूँ आज किसी को, किसी 22-23-24 साल के बच्चे को भी बोलूं तो शायद वो नहीं तैयार होगा इसके लिए, उसे लगेगा ये तो टाइम वेस्ट है। बट शायद जर्नी ऐसी शुरू होता है। ये बोलूंगा कि मैंने जो जर्नी तय की है, या जो हमारे बाकी मेंबर्स ने तय किया है जो शुरुआत से हैं, उन्होंने बहुत डिफिकल्ट जर्नी देखा है, इसलिए वो इतना तैयार है कि आज किसी भी सिचुएशन में उनको आप डालोगे तो वो सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे, तैर के भी निकल आएंगे, कूद के भी निकल आएंगे, या शायद भाग के भी निकल आएंगे। तो बहुत सारी स्टोरीज हैं सर जितना भी आपने एक डिस्कस चीज करें। मेंशन करी, जब हमने इनिशियली स्टार्ट किया तो हमें मतलब प्रिंटिंग एक प्रोसेस था जो हमें सीखना पड़ा, या ऐड डालने का एक प्रोसेस था, या जैसा आपने कहा कि उस टाइम पे सिम चेंज करके करना पड़ता। तो ये जो भी नई चीजें थी, ये एक चैलेंज की तरह हमारे सामने आती थी, और इसको टीम एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करके आगे बढ़ती थी। ऐसे कोई कोई ऐसा एक या दो प्रोसेस या ऐसी दो चीजें जो आपने बहुत क्लोजली देखा हो और आपको लगता हो कि अगर आज की डेट में मेरे को ये सेम चीज करनी होती तो शायद मैं इसको डिफरेंटली करता, या मैं इसको कुछ अलग उससे करता, ऐसी कोई चीज? फिर से बोलूंगा बहुत सारी चीजें हैं। मैं किताब की बात कर रहा था, बुक्स की बात कर रहा था। हमारी शायद अब तो लोगों को नहीं पता होगा, ऑफसेट प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग। अभी जो हम प्रिंटिंग करते हैं वो मेजरली स्क्रीन प्रिंटिंग होती है। अब तो सब कुछ कंप्यूटराइज है आपका, आपने जो भी डाला, डेटा डाला, वो कंप्यूटर से डायरेक्टली प्रिंट होकर मशीन पे आ जाता है, जैसे आप न्यूज़पेपर देखते हो। उस जमाने में ऑफसेट प्रिंटिंग होती थी, स्क्रीन प्रिंटिंग छोटी क्वांटिटी में नहीं हो सकती थी। ऑफसेट प्रिंटिंग का मतलब था कि एक मशीन होती थी डाई की, उस पे किताब के हर पन्ने की कॉपी पेस्ट होती थी और वो फिर वो पन्ना प्रिंट होता था। तो हमारी जो पहली किताब प्रिंट हुई थी, शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ, उस किताब को प्रिंट करने में हमें 3 महीने लगे थे। हम रोज रात को प्रेस में पहुंचते थे, प्रिंटिंग प्रेस में अपने आगे 10-15 पेज प्रिंट करवाते थे, 2-3 बजे घर आते थे, अगले दिन फिर जाते थे, तीसरे दिन फिर जाते थे, चौथे दिन। लगातार ये काम हमने 6 महीने किया। हमने 6 महीने कोई सैटरडे संडे नहीं देखा। ऐसे ही हमारे मॉन्टेसरी टूल्स, मुझे जो याद आता, हमारी मॉन्टेसरी टूल्स की जो ट्रेनिंग थी वो कैसे होती थी। ट्रेनिंग तो फिजिकल हो गई, लेकिन ये लगता था कि अगर स्कूल के पास कुछ फिजिकल मटेरियल अवेलेबल हो, वो जब फ्री हो तब वो ट्रेनिंग देख ले। अभी तो आप जूम करेंगे तो भी हो जाएगा। तो हमने एक दिन डिसाइड किया कि अपने सारे मॉन्टेसरी टूल्स की रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग करने के लिए हमने रिकॉर्डिंग स्टूडियो तो होते नहीं थे, अपने ऑफिस में रात को 2 बजे सोचा कि 2 बजे करेंगे तो यार कोई शोर नहीं होगा और कैमरा सेटअप लगा के रिकॉर्डिंग कर लेंगे। हमने 2 से लेके 6-7 बजे तक रिकॉर्डिंग करी। पता लगा रिकॉर्डिंग तो हो गई, लेकिन पीछे इतना बैकग्राउंड नॉइज था, काउस की आवाज का, डॉग्स का, कि वो रिकॉर्डिंग खराब हुई। तो वो छोटी सी एक आधे घंटे की रिकॉर्डिंग के लिए फिर से 6 या 7 नाइट्स लगी। उन नाइट के बाद रिकॉर्डिंग होती थी, हम स्टूडियो में जाते थे, हर रिकॉर्डिंग को वेरीफाई करते थे, कट लगवाते थे, डिलीट करवाते थे, वो सारा काम खुद करते थे। आज के टाइम में अगर मुझे काम करना हो, मैं सोचता हूँ 15 साल पहले, 16 साल पहले ये काम किया तो यार कितना आसान था। उतना ही पार्ट रिकॉर्ड करते,
उतना ही पार्ट डिलीट करने की जरूरत नहीं थी, जो चाहिए था वो करते सारा करने के बजाय। तो मुझे क्या लगता है कि अब क्या हो गया, अब हर प्रोसेस का सिंप्लीफाइड प्रोसेस आ गया। बट जैसे मैंने पहले बोला, अगर आपने काम ज्यादा कर लिया ना, उसमें कोई नुकसान नहीं है। काम ज्यादा करने का फायदा ये है कि आप सीख जाते हो मैंने कहाँ गलती करी। तो शायद मेरे अकॉर्डिंग किसी भी चीज का कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ, आप स्मार्ट वर्क कर सकते हो, शॉर्टकट किसी भी चीज का कोई नहीं है। इनफैक्ट अगर आपने लॉन्ग कट लिया, एक बार अपने घर का लंबा रास्ता ले लिया, तो आपको पता है यार शॉर्ट था, मैं खुश हूँ। चल लॉन्ग भी पता है, अगर शॉर्ट कहीं बंद होगा तो मैं लॉन्ग से भी जा सकता हूँ। तो आई थिंक लॉन्ग कट्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने की शॉर्टकट्स। सर हम तो बहुत ज़्यादा कॉन्वर्जेशंस करते रहते हैं, मैंने आपसे बहुत सारी स्टोरीज वैसे भी सुनी है। मैं जो स्टोरीज हैं उनका जो सार है वो एक स्कूल को बनाने के लिए जो एफर्ट्स लगते हैं उससे कंपेयर होता है। क्या आप एक छोटे से वर्जन में हमारे ऑडियंस को या हमारे व्यूअर्स को बता सकते हो कि एक स्कूल बनाने में एक टीम के कितने एफर्ट्स, कितनी सारी चीजें लगती हैं, या किस तरह से इवन एक, जैसे आपने बताया कि बुक को प्रिंट करने के लिए हमें 6 महीने लगे, तो क्या आप उसी में एक प्रोसेस को डिफाइन करते हुए कि एक स्कूल को बनाने में किस तरह के एफर्ट्स और कितनी बड़ी एक टीम लग जाती है, एक बार क्या आप उसके ऊपर थोड़ा सा हमें। ये आप कॉर्पोरेट ऑफिस के लिहाज से पूछना चाह रहे हैं या इन्वेस्टर के अकॉर्डिंग पूछना चाह रहे हैं? सर मैं दोनों हिसाब से, मतलब आई जस्ट वांट टू नो द आई वांट टू हेल्प द पेरेंट्स अंडरस्टैंड कि जो एक स्कूल जिसके अंदर वो बच्चे को भेजते हैं और वो उन टेंशन फ्री, वो वरी फ्री भेजते हैं कि मेरा बच्चा जाएगा वो सेफ होगा, तो उस एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए कितने एफर्ट्स पीछे लगते हैं, मैं उस एंगल से पेरेंट्स तक वो मैसेज लेके जाना चाह रहा हूँ। देखिए, स्कूल को बनाने के लिए प्रोसेस पेरेंट्स की निगाह में तो वो एक बनी बनी मूवी की तरह है। 3 घंटे की मूवी जब आप देखते हो, लेकिन उसके पीछे 1 साल 2 साल की जो शूटिंग होती है, रिकॉर्डिंग होती है, सॉन्ग शूट होते हैं, आउटसाइड लोकेशन होती है, सेट पे कोई दुर्घटना भी होती है। ऐसे ही स्कूल का प्रोसेस है। पेरेंट्स की निगाह से बात करूं तो जब स्कूल बनता है उससे पहले बहुत सारी चीजें कंपनी इवैल्यूएट करती है। स्कूल चलाने वाला कौन है, क्यों खोलना चाहता है, कौन स्कूल को मैनेज करेगा, स्कूल में सिस्टम्स कैसे बनेंगे, जो व्यक्ति स्कूल को चलाने के पीछे है उसकी भावना। सबसे बड़ी बात है कि आप में कितना पैशन है किसी भी काम के लिए। मुझे क्या लगता है, स्कूल चलाने के लिए एक पैशन होना बहुत जरूरी है। वो पैशन बच्चों के लिए भी होना जरूरी है और एजुकेशन के लिए होना भी जरूरी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम एक सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में हैं, हम प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट से मेरा मतलब ये है कि मैंने पेन बेचा, आपको दिया, आपने बेच दिया, बात खत्म। पेन में कुछ फिजिकल मटेरियल नहीं है। पेन आपका 2 दिन चला, 4 दिन चला, आपने रिफिल चेंज करी। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ हम बच्चों के साथ बात कर रहे हैं, बच्चों को डील कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, स्कूल मतलब स्कूल क्या है अगर मैं बोलूं, जैसे बात कही जाती है स्कूल 4 दीवारी है, नहीं। इनफैक्ट जैसे वो कहते हैं ना फर्स्ट लव, तो मुझे लगता है फर्स्ट लव और फर्स्ट स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फर्स्ट स्कूल आपको ये सिखाता है कि आपको लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है। आपका पहला खुद खत्म किया हुआ लंच, आपका पहला दोस्त, आपका पहला पेंसिल पकड़ के कुछ लिखना, आपका पहला स्क्रिबल, वो सब इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं लाइफ को लेकर। तो इसलिए हमें स्कूल के बैकएंड के लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है। पहले मैंने आपको पर्सपेक्टिव दिया कि जो इन्वेस्टर है उसके अंदर हम क्या देखते हैं। अपने साथ जब बात करें तो हमारे केस में बहुत सारे प्रोसेस स्टार्ट होते हैं। जब एक एरिया डिसाइड होता है, उस एरिया को इवेल्युएट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, सिक्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस वैलिडेशन, इन टर्म्स ऑफ वहाँ पर रिस्पॉन्स कैसे आ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये देखा जाता है कि वो एरिया कितना अप्रोचेबल है, क्योंकि बच्चे आपके पास आएंगे। कौन सा फ्लोर है, वेदर फ्लोर बच्चे के लिए सेफ है या नहीं है। इसके बाद स्कूल का प्रोसेस स्टार्ट होता है, आपके स्कूल को बनाने से लेकर हम एक बहुत अच्छा स्कूल तैयार करके देना है जहाँ पेरेंट्स को या बच्चे को मजा आए। मजे का मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम प्ले स्कूल की बात कर रहे हैं। मैं हमेशा पेरेंट्स से एक बात पूछता हूँ जब भी पेरेंट्स से मिलता हूँ कि आप प्ले स्कूल में क्या ढूंढते हो। मेरे अकॉर्डिंग आज प्ले स्कूल में पढ़ाने के लिए कुछ नहीं है। पिछले 100 सालों में हम बच्चे को क्या पढ़ा रहे हैं, 2 साल 3 साल के बच्चे को क्या पढ़ा रहे हैं। वही 20 राइम्स इंग्लिश की हैं, वही 20 राइम्स हिंदी की हैं, वही काका का है, वही 1 to 100 है, वही ABCD है। ना तो कोई नया अल्फाबेट आया, ना हिंदी में आया, ना इंग्लिश में आया, ना वर्णमाला आई, ना नाउंस आए, ना प्रोनाउंस आए। वैसे तो मैं पढ़ाना भी नहीं है। और मजे की बात, पिछले 100 सालों में कोई नई राइम भी नहीं आई। जब बच्चा बॉर्न होता है तो उसे ट्विंकल ट्विंकल या बाबा बाबा ब्लैक शिप दिखाई जाती है। अब यूट्यूब पे दिखाते हैं, हमारे जमाने में वो पढ़ाते थे। तो टेक्निकली कहना क्या चाह रहा हूँ कि आज आप बच्चे के लिए वर्चुअल कंटेंट ओपन कर दो, बच्चा सीख जाएगा। तो फिर स्कूल का रोल क्या है? स्कूल का रोल ये है कि जब बच्चा यहाँ से निकले तो सेल्फ सफिशिएंट हो, अपना खाना खा सके, अपने लेसेस बांध सके, अपनी बटनिंग अनबटनिंग कर सके, राइटिंग में परफेक्ट हो।
जब यहाँ से फॉर्मल में जाएगा तो वहाँ 40 बच्चों में वो एक बच्चा होगा, वो ही इज नॉट अ वीआईपी। प्ले स्कूल में ही इज अ वीआईपी और शी इज अ वीआईपी बिकॉज 15-20 बच्चों पे एक टीचर है, एक मेड है। तो यहाँ पे स्किल एनहेंसमेंट के ऊपर काम किया जाता है। तो हमारा रोल ये होता है कि अच्छा स्कूल बनाए, वहां पे बहुत अच्छे टीचर्स हो, वहां बहुत अच्छा एम्बियंस हो, वहां बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम फॉलो हो, वहां बहुत परफेक्ट तरीके से बच्चों को हर चीज बताई जाए, और सबसे बड़ी बात, बच्चे का रियल लाइफ एक्सपीरियंस उसको मिले। मुझे बुक से कुछ बहुत ज्यादा नहीं करना, मुझे रियल लाइफ से बहुत ज्यादा करना है। मैंने बच्चे को सारे एनिमल वीडियोस पे दिखा दिए, बहुत अच्छी बात है। वीआर पे दिखा दिया, मैं यूज कर रहा हूँ ऑलरेडी। मैंने कंटेंट दिखा दिया 2D, अभी तो बहुत सारी चीजें आ गई, एआर भी आ गया। बट जब तक आप बच्चों को रियल जू में लेके नहीं जाओगे और टीचर 5 मिनट लगा के ये नहीं बताएगी कि दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज अ क्रोकोडाइल और क्रोकोडाइल क्या करता है, जब तक आप उसको रियल ऑब्जर्व नहीं करोगे आपको नहीं पता लगेगा। अब उस रियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ आप डिजिटल को कैसे मैप कर सकते हो, ये सारी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि स्कूल को बतानी चाहिए। तो हम लोग एज अ ब्रांड वर्चुअल और फिजिकल दोनों को कंबाइन करके एक रियलिस्टिक एक्सपीरियंस देने की कोशिश करते हैं हर लेवल पे। चाहे वो मैंने बताया बच्चे के मील को लेकर हो, चाहे वो उसके राइम्स को लेकर हो, चाहे वो उसकी स्टोरी हो। आज के डेट में स्टेज फोबिया बहुत बड़ी बात है, बच्चे कॉन्फिडेंट नहीं है, अंडर कॉन्फिडेंट है। तो बच्चे को स्टेज एक्सपोजर कैसे मिलना चाहिए, तो बहुत सारे इवेंट्स ऐसे क्रिएट करते हैं। तो ये सारे जो पीछे का बैक एंड वर्क है या बैक एंड मैकेनिज्म है, दैट इज आवर पार्ट कि वो स्कूल में प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हो। सर, बचपन की जो आइडियोलॉजी है किसी भी स्कूल को बनाते समय, वो एक सेट स्टैंडर्ड्स के साथ काम करता है। हमने ऐसा फील करा है या ऑब्जर्व करा है कि बाकी सारे जो प्री स्कूल ब्रांड्स हैं वो एक सर्टेन एरिया के बाद दे आर वेरी फ्लेक्सिबल। हाउएवर बचपन इज नॉट वेरी फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ कि मेरे को इतने एरिया में वर्क करना है। तो उसका ऐसा रीजन या उसके पीछे का कोई लॉजिक जो बचपन फॉलो करता हो? यार आई थिंक डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, वो चाहे किसी भी पार्ट पे हो। मैं तो मेरे बच्चों को भी ये बोलता हूँ ऑफन से कि जब तक आप डिसिप्लिन नहीं हो आप किसी भी चीज में सक्सेस नहीं पा सकते। डिसिप्लिन, आपके उठने का टाइम, आपके सोने का टाइम, आपके पढ़ने का टाइम, आप 2 घंटे ही पढ़ो लेकिन 2 घंटे पढ़ लो। अब वो 2 घंटे आप फोन नहीं उठाओगे तो नहीं उठाओगे। तो आई थिंक वी एज अ ब्रांड वी हैव ऑलवेज टेकन अ डिसिप्लिन अप्रोच फॉर एवरीथिंग, कि हमारा एक सिस्टम, हमारा एक प्रोटोकॉल हो, हमारा एक डिफाइंड। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि हम एक साल में 5-5.5 लाख बच्चों को पढ़ाते हैं। 5-5.5 लाख बच्चों को पढ़ाना इज नॉट अ जोक। अगर मैं सब जगह अलग अलग प्रोटोकॉल्स डिफाइन कर दूंगा तो कहीं कुछ डिलीवर हो रहा है, कहीं कुछ डिलीवर हो रहा है। देयर शुड बी अ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एटलीस्ट एक्टिविटीज एंड सिलेबस विच इज ऑलवेज देयर। अब आपके सवाल का अगर रिवर्स जवाब दूं तो हमने बहुत जगह फ्रीडम दी है, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा चीजों को स्टैंडर्डाइज कर दोगे तो टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स आर नॉट यूजिंग व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर रियलिस्टिक वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल, मेरे करिकुलम में कोविड तो नहीं कवर हुआ, ठीक है, मैंने कोविड के सेफ्टी स्टैंडर्ड नहीं सिखाए। अगर मैं टीचर को बोलूंगा कि आप बताओ मत, मेरे करिकुलम को डिफाइन करो, तो कोविड बच्चों को कभी पता नहीं लगेगा, या वो प्रिकॉशंस क्या लेने थे वो नहीं पता लगेगा। अगर आज हिंदुस्तान में या वर्ल्ड में कुछ ऐसा हुआ जहां बच्चे को वो अवेयरनेस देने की जरूरत है, देखिए रोज नई नई इनोवेशन हो रही है, लेकिन इनोवेशन के साथ रोज नई प्रॉब्लम भी डिफाइन हो रही है, चाहे वो बच्चों की बात ही करें। तो मुझे लगता है कि वो एक्सपीरियंस टीचर के पास होना जरूरी है। हालांकि उसके लिए भी हम क्या करते हैं, हम लोग बहुत वर्चुअल सेशंस करते हैं, नए नए तरह से करते हैं। ऐसे बताने लगूंगा तो बहुत रात हो जाएगी, बट बहुत सारे सेशंस करते हैं जहाँ पे साइकोलॉजी, ब्रेन डेवलपमेंट, ऑप्टिमाइजेशन, करंट अफेयर्स, इन सब चीजों पे काम किया जाता है जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो आई थिंक स्टैंडर्ड होना बहुत अच्छा है, बट यस उसके साथ थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब होनी मेरा चाहिए। डिसिप्लिन जरूरी है कि मैं रोज 6 बजे उठता हूँ, लेकिन अगर मैं संडे को चीट करके 6:30 उठ जाऊंगा, 7 बजे उठ जाऊंगा, दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, क्योंकि बॉडी को उतना रेस्ट 1 घंटे एक्स्ट्रा मिल भी गया तो नॉट अ प्रॉब्लम। तो आई थिंक वी बिलीव इन दिस फिलॉसफी। सर, इसी के साथ अगर हम प्री स्कूल मतलब अपने बचपन की जर्नी और आपकी जो पर्सनल जर्नी है उसके बारे में बहुत अच्छे से बहुत इंसाइट दी। प्री स्कूल इंडस्ट्री के बारे में भी इस तरह से आप कोई अगर हमें थोड़े से इंसाइट दे सकें कि 20 साल पहले प्री स्कूल इंडस्ट्री क्या थी और आज की डेट में क्या है, और आपके अकॉर्डिंग अगले 5-10 साल में प्री स्कूल इंडस्ट्री किस तरह से दिखने वाली है, या प्री स्कूल एजुकेशन किस तरह से दिखने वाला है? तो 20 के बजाय 40 से पहले की बात करते हैं। आई एम 45 नाउ। तो जब मैं उस टाइम मेरे टाइम पे 3-4 साल का बच्चा प्री स्कूल जाता था, तो मुझे जितना धुंधला याद आता है, जब मैं 4-5 साल का था तो एक रिक्शा आती थी जिसके ऊपर हुक्स होते थे, उस हुक पे बैग को लटकाया जाता था। रिक्शा के अंदर 3 बच्चे आमने सामने बैठते थे, लकड़ी का फट्टा होता था और लकड़ी का बेंच होता था, और हम स्कूल जाते थे। हमें एक तख्ती मिलती थी
जिसके ऊपर हम व्हाइट चॉक जो हम खा जाते थे उससे लिखते थे। तो टेक्निकली इट वॉज नॉट अ प्री स्कूल, इट वॉज काइंड ऑफ लाइक के बच्चे को 2 घंटे 3 घंटे बाहर भेजना है, कोई करिकुलम नहीं होता था। हाँ, चार्ट पेपर्स होते थे, आज भी मुझे याद है टीचर बड़े बड़े चार्ट पेपर लटकाती थी। अभी भी आप शायद छोटे सिटीज में जाएंगे तो आपको चार्ट मिल जाएंगे, वो चार्ट लटकाते थे, उस चार्ट के ऊपर बताते थे दिस इज एनिमल, दिस इज लॉयन, दिस इज फ्लावर, दिस इज व्हाट, ऐसे करके प्री स्कूल तब चलते थे। तब प्री स्कूल इंपॉर्टेंट नहीं थे, पर्पज ये था कि बच्चा 1 घंटा घर के बाहर है। जब बचपन स्टार्ट हुआ 2004-5 की बात करता हूँ, तो हमारा रिलेशन ये हुआ कि टीयर 1 में तो फिर भी कुछ 1 2 3 4 प्री स्कूल है, स्पेशली टीयर 2 टीयर 3 टीयर 5 की बात तो बहुत दूर थी। टीयर 2 3 के अंदर भी पढ़ाने के लिए कोई सिस्टम छोड़िए, स्कूल ही नहीं था। स्कूल का मतलब होता था इट स्टार्ट फ्रॉम 5 और 6, ये होता था सिस्टम। प्रॉब्लम क्या रियलाइज हुई कि तब तक तो बच्चे का ब्रेन ऑलरेडी ऑप्टिमाइज हो चुका है, वो कमांड तो ले चुका है, अब तो कमांड प्रोसेस होगी। यानी आपने प्रिंटिंग कमांड दे दी, जब फर्स्ट पेज निकलेगा तो सेकंड, एक्चुअली वो कंडीशन होती थी बच्चे के साथ। तो ये रियलाइजेशन हुआ। आप अमीर हो जाएगा, शायद ये बात बहुत कम लोगों को पता होगा, बचपन का पहला जो सेंटर था ना वो भटिंडा में स्टार्ट हुआ था। तो आज से 20 साल पहले भटिंडा वॉज अ टीयर 4-5 सिटी। अभी तो आपने मूवीज में देखा भटिंडा, तो आप जानते हैं इट वॉज अ टीयर 4-5 काइंड ऑफ सिटी। अमेजिंग रिस्पॉन्स आया, ये लगा कि पेरेंट्स के लिए वरदान है। जब पेरेंट्स को रियलाइज हुआ कि 2 साल में बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए, क्यों भेजना चाहिए, इसलिए एक्स रीजन, वाई रीजन, रेड रीजन, तो बहुत सारे रीजन से ये लगा कि यार ये फॉर्मूला तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर टीयर 4-5 में कोई नहीं है तो वो कर लो पहले, बहुत आसान है। तो वी स्टार्टेड आवर जर्नी फ्रॉम टीयर 4-5 कीपिंग इन माइंड दैट देयर इज अ वेरी ह्यूज डिमांड एंड देयर इज नो करिकुलम। स्ट्रक्चर तो छोड़िए, करिकुलम तो है ही नहीं। तो 1-2 साल 3 साल हमें करके रियलाइज हुआ कि अगर स्ट्रक्चर डेफिनेशन बन जाए तो इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। तो आई थिंक 2004-5 में इंडस्ट्री नहीं थी, वी वर द फर्स्ट वन, काइंड ऑफ फर्स्ट वन जिन्होंने इंडस्ट्री क्रिएट करी, स्पेशली टीयर 2 से लेकर टीयर 5 तक। 2010 आते आते पेरेंट्स का सेल्फ रिलेशन बहुत ज्यादा हो गया, यूथ चेंज हो गई, बच्चे चेंज हो गए। जैसे मैं अक्सर पेरेंट्स को एक बात बोलता हूँ कि जब भी कभी उनके सामने होता हूँ किसी भी तरह से, या किसी वेबिनार सेमिनार में होता हूँ, कि मुझे लगता है भगवान हर 1 जनवरी को बच्चों का चिपसेट बदल देता है। आपने सुना होगा, अक्सर होता है ना, यार बच्चा तो बहुत शैतान है, तो बहुत स्मार्ट है। अक्सर जब पेरेंट्स के 2 बच्चे होते हैं तो यंगर वन वुड बी मोर स्मार्टर देन द एल्डर वन। आप नोटिस कीजिएगा 90% पेरेंट्स के साथ यही होगा। शैतान की बात नहीं कर रहा, बट मोर स्मार्टर। तो मुझे लगता है शायद भगवान भी ऐसा करता होगा कि जैसे हम नया कंप्यूटर है, नया फोन ऑब्सोलीट हो जाता है, ऐसे भगवान भी शायद नई चिपसेट डालता होगा। मुझे लगता है उसका एक रीजन तो ये है। सेकेंडली, बच्चे की जीन्स तो पेरेंट्स के अंदर से ही आ रहे हैं। सो आज टिपिकली बचपन का जो फर्स्ट पेरेंट था उसका बच्चा प्ले स्कूल जाता है, तो अब देखिए जनरेशन ही चेंज हो गई, राइट। तो जनरेशन चेंज होने के साथ साथ पर्सपेक्टिव बदल गया, मार्केट चेंज हो गई, अवेयरनेस आज तो हर पेरेंट को है। आप शायद विश्वास ना करें, टीयर 5-6 में आज मैं ऐसे बताऊंगा कि पटना से भी 300 किलोमीटर दूर से हमारे पास 1.5 साल का बच्चा आता है, जो पहले हम कभी सोचते भी नहीं थे कि 1.5 साल का बच्चा स्कूल जाएगा। बिकॉज पीपल हैव रियलाइज के प्ले स्कूल इज नॉट अ स्कूल, इट इज अ वे जहाँ पे बच्चे का, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बच्चे की ग्रोथ, उसका मेंटल, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर, सारी चीजें पॉसिबल है। एक और बात जो मार्केट शिफ्ट आया है या पर्सपेक्टिव की बात करें कि अभी प्री स्कूल की एक रिक्वायरमेंट इसलिए भी निकल कर आ गई है कि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर वर्किंग, सो दे नो कि मैं बच्चे को वो टाइम नहीं दे पा रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चे को पढ़ाना है, मैं फिर बोल रहा हूँ कि बच्चे को मैं वो टाइम नहीं दे पा रहा जो उसको सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए चाहिए। तो आई थिंक मैन इज बीइंग, मैन वाज बोर्न टू बी अ सोशल एनिमल। तो अगर आप सोशल एनिमल डे 1 से नहीं बनोगे तो शायद आगे भी आपके लिए बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी में सर, जैसे अगर हम इसी ट्रेंड को अगर हम फॉलो करें, और तो आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में प्री स्कूलिंग या प्री स्कूल एजुकेशन का जो महत्व है वो किस तरह से शेप लेने वाला है? इफ यू गो बाय फिगर्स, दो आई डोंट बिलीव दोस फिगर्स, लेकिन जब हम फिगर्स की बात करते हैं, नंबर्स की बात करते हैं, ऑफिशियल डेटा की बात करते हैं, तो यू विल बी अमेज्ड टू नो कि हिंदुस्तान में आज भी देयर आर 1/10 स्कूल एज पर आर पॉपुलेशन। आई एम टॉकिंग अबाउट प्री स्कूल्स। तो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्वे और एज पर नंबर्स डन बाय डिफरेंट एजेंसीज, शायद अगले 5 सालों में 15 से 20 लाख नए प्री स्कूल की जरूरत है अगर आपको पूरा हिंदुस्तान पढ़ाना है। तो इतना बड़ा नंबर हम जैसे प्राइवेट प्लेयर अचीव नहीं कर सकते। इसके लिए कॉर्पोरेटिव अप्रोच अपनानी होगी, सिटी में, मोहल्लों में, जगह जगह पे स्कूल खुलेंगे, तब दिस कैन बी ऑब्टेन्ड। तो मुझे तो लगता है कि अगले आने वाले 10, 15, 20 साल इंडिया के लिए इज लाइक बूमिंग लाइक एवरीथिंग।
स्पेशली बिकॉज वी आर अ लार्ज कंट्री, वी आर अ बिग कंट्री. इफ वी आर अ स्मॉल कंट्री हम कह सकते थे कि डिमांड तो लेस है और नंबर ज्यादा है, बट यहाँ तो उल्टा है. आई थिंक डिमांड इज हाई एंड सप्लाई इज लेस. सो आई थिंक नेक्स्ट 10 years it would be like booming like anything because numbers are increasing day by day and schools are not present on that level. मैं छोटे छोटे स्कूल, घर वाले स्कूल की बात नहीं कर रहा, वो तो आप ठीक है आपने बच्चे को भेज दिया, बट वहां बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही. तो फॉर पेरेंट्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज कि प्ले स्कूल की जरूरत क्या है. इस निगाह से मत भेजो कि मेरे बच्चे को 2 घंटे बाहर भेजना है. आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने बच्चे के साथ पोस्ट, जब वो के 12 में जाए, फर्स्ट में जाए, जब वो ग्रेड यूकेजी में जाए, वो एक्सपेक्टेशन के साथ अपने बच्चे को प्री स्कूल डिसाइड करो आप क्या करना चाहते हो. सर क्या ऐसा कहना भी सही होगा कि जो ट्रेंड है जो पिछले 20 सालों से अभी हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक रिवर्सल ले रहा है, ये कहना कि जैसे बच्चे इनिशियली पेरेंट्स वर रिलेक्टेंट टू सेंड देयर किड्स टू प्री स्कूल या डिफरेंट या प्री स्कूल उस तरह से नहीं होते थे, और अब फिर से एक ट्रेंड है जहाँ पे होम स्कूलिंग इज अगेन गेटिंग पॉपुलर. ये दो बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज हैं कि एक जगह पे होम स्कूलिंग इज गेटिंग मोर पॉपुलर या उसका बढ़ावा मिल रहा है कहीं ना कहीं, एंड एट द सेम टाइम द नंबर ऑफ पेरेंट्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन कॉर्पोरेट एंड आर नॉट एबल टू गिव द चाइल्ड अप्रोप्रिएट टाइम. तो कहीं ना कहीं ये एक डाइकोटमी है दोनों के बीच में. इसका कोई वे फॉरवर्ड आपको दिखता हो? पर्सनली as compared to western country I don't believe in homeschooling. देखिए, how does the homeschooling concept comes? Say if you talk about any developed country, be it Australia, be it UK, US, for example Australia में क्या है कि there's a sport complex. Every kind of sports are being done in that sports complex. आप शाम को 4 बजे पोस्ट योर स्कूल चले जाइए, कोई भी स्पोर्ट्स के अंदर शामिल हो जाइए, आपको किसी की टीम में होने की जरूरत नहीं है. यू कैन प्ले एनी ऑफ द स्पोर्ट. 3 महीने बाद एज अ कोच दे डिसाइड कि आप फुटबॉल में अच्छे हो, आप बास्केट में अच्छे हो, आप वॉलीबॉल में अच्छे हो, आप क्रिकेट में अच्छे हो. द कोच विल पास यू टू द रिस्पेक्टिव कोच जिसके अंदर आप अच्छे हो. हमारी कंट्री में ये अप्रोच काम नहीं करती. वाई एम सेइंग स्पोर्ट्स, अभी उस पर भी आऊंगा. सेम गोज फॉर अकेडमिक्स. जिस सब्जेक्ट में आप अच्छे हो स्कूल विल स्ट्रेंथन दैट सब्जेक्ट. हमारे यहाँ क्या होता है, बच्चे के नंबर मैथ्स में कम है, वो उसको मैथ्स की ट्यूशन लगवा दो. इंग्लिश में कम है, इंग्लिश लगवा दो. जर्मन में जर्मन लगवा दो. एनीवे वी बिलीव इन नंबर्स, दे डोंट बिलीव इन नंबर, दे बिलीव इन स्किल्स. तो होम स्कूलिंग के अंदर व्हाट आई फील स्पेसिफिकली अभी आज की डेट में इंडिया में बच्चा स्किल लैक करता है. फॉर एग्जाम्पल बच्चे को एनवायरमेंट नहीं मिल रहा, दोस्त नहीं मिल रहे, स्पोर्ट्स नहीं मिल रहा. अकेडमिक डेफिनेटली मिल जाएगा, आप टीचर्स हायर करोगे, घर पे आके ट्यूशन दे देंगे, लेकिन जो एम्बियंस बच्चे को चाहिए, एनवायरमेंट आपको बच्चे को चाहिए, वो इंडिया में पॉसिबल नहीं है बिकॉज वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ सेटअप एज कम्पेयर टू एनी वेस्टर्न कंट्री. अगर बच्चा होम स्कूलिंग भी कर रहा है तो घर में वो पढ़ रहा है, लेकिन शाम को 3 बजे वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाके स्पोर्ट्स भी कर रहा है, वो बाइकिंग भी कर रहा है, वो साइकिलिंग भी कर रहा है, या उसका जो सोशल सर्कल है वो अदर मीडियम से भी बन सकता है. तो मुझे लगता है कि स्पेसिफिकली होम स्कूलिंग को भी आने में अगले 15-20 सालों में इट माइट कैन कम, इट माइट नॉट कम. बिकॉज देखिए, कभी भी ना इस बात को एक्सेप्ट करने में फेल नहीं होना चाहिए कि आप किसी डिफरेंट सिस्टम में रहते हैं. सिस्टम्स कुड बी डिफरेंट, उनके अपने फायदे अपने नुकसान है. तो मैं कभी भी इस बात में बिलीव नहीं, कभी भी आपको डिग्रेड नहीं करूंगा कि मैं इंडिया में और इंडिया में नहीं है. मैं कहूँगा जो है वो तो है. आपके पास इंडिया में इतने सारी चीजें हैं बच्चों को देने के लिए, बहुत अच्छी कल्चर हैबिट्स हैं, बहुत अच्छे हिस्ट्रीज हैं, बहुत अच्छी प्लेसेस हैं, बहुत अच्छा सिस्टम्स हैं, कई तरह के डांस फॉर्म्स है, सिखाने के लिए बहुत कुछ है. तो जो आपके पास है आप उस सिस्टम को छोड़ के वाई यूर फॉलोइंग अ वेस्टर्न सिस्टम. आप बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, बच्चे के लिए वो 5-6 घंटे इज नॉट अबाउट स्टडीज. मैं फिर बोल रहा हूँ इट इज अ कोलैबोरेटिव अप्रोच फॉर लाइफ जो उसको लाइफ टाइम काम आएगी. मेक सेंस. सर जैसे आपने ऑस्ट्रेलिया का कहा, आई बिलीव आपको द बचपन has recently expanded into Singapore, Dubai, and is constantly trying to expand into other nations as well. So I'm sure आपने काफ़ी सारी कंट्रीज और काफ़ी सारे कंट्रीज के एजुकेशनल सिस्टम्स को और प्रोसेस को समझा होगा. क्या ऐसी आपको लगता है ऐसी कोई 2 या 3 चीज़ें जो हम किसी और एजुकेशनल फ्रेमवर्क या किसी और सोसाइटी से मतलब इट वाज अ वेरी गुड थिंग एंड यू बिलीव कि हमें ये वाली चीज़ अडॉप्ट करनी चाहिए? बहुत सारी चीजें हैं यार. जब आप बाहर जाते हो ना तो व्हेन यू गो आउट इन इंडिया, हर मैंने क्या बताया, हर कंट्री का हर, फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रैवल दिल्ली से 300 किलोमीटर भी करोगे, आप दिल्ली से जयपुर भी जाओगे तो जयपुर में आपको डिफरेंट एम्बियंस देखने को मिलेगी. आप बॉम्बे जाओगे, बॉम्बे में यू विल फाइंड अ डिफरेंट काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस. सेम मेरे को लगता है सबसे ज्यादा आदमी ट्रैवल से सीखता है. आई बिलीव इट
अटमोस्ट लाइक, मतलब मैं इसको बहुत फॉर्मली बिलीव करता हूँ, जितना आप ट्रैवल करते हो आप सीखते हो। तो ऐसे ही जब आप किसी भी डिफरेंट कंट्री में जाते हो, यू सी लॉट ऑफ थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, एक आपको लाइव एग्जाम्पल देता हूँ। लास्ट ईयर वी वेंट टू जापान फॉर वेकेशंस, फॉर फैमिली वेकेशंस। तो हम वहाँ पे एक स्पॉट पे थे, जब हिरोशिमा में थे, जहाँ पे बॉम्बिंग हुई थी। तो दे हैव अ प्लेस, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, शायद आपको याद होगा, जहाँ पे बॉम्ब ड्रॉप हुआ था। देयर वाज अ एम्पली थिएटर एक्चुअली, और वो एम्पली थिएटर में जितने लोग थे, ऑल ऑफ देम डाइड। तो जापानीज गवर्नमेंट ने उस साइट को डिसमेंटल करने के बजाय उसे एज इट इज छोड़ दिया, ताकि जब जापान में बच्चे बड़े हों तो दे कैन अंडरस्टैंड द हिस्ट्री, ये क्या हुआ था, राइट। अब आप देखो कितना अच्छा तरीका है कि डिसमेंटल बिल्डिंग है, रूइंस ऑफ दैट बिल्डिंग है, लेकिन मेरे को लगता है रूइंस आपको ज्यादा दिखा रहे हैं एज कम्पेयर जब आप उसको पढ़ोगे। अब हम वहां पे थे, तो एज अ टूरिस्ट आप क्या करते हो, वट मोस्ट लाइक, कि हम अलग एंगल से फोटो खींचते हैं, उसकी पिक्चर्स लेते हैं। आज के दिन में तो बच्चे होते हैं तो वो उसकी रील बना लेते हैं कि वी आर स्टैंडिंग इन दिस एंड दैट। सो जब हम वहां पे तो एक जापानीज स्कूल ग्रुप हमारे पास आया, उसमें 8 बच्चे थे जो जापानीज थे। उन्होंने हमें बोला कि दिस इज अ जापानीज सॉन्ग, कैन यू सिंग विद अस, वी वांट टू रिकॉर्ड इट। आई आस्क्ड व्हाई यू वांट टू रिकॉर्ड इट, तो दे सेड इट इज अ स्कूल प्रोजेक्ट, वी वांट टू रिकॉर्ड इट। ओके, तो हमने वो, वी आर अ फैमिली ऑफ 8, सो हमने वो सॉन्ग रिकॉर्ड कर दिया। तो देन आई आस्क्ड एज अ क्यूरियोसिटी व्हाट वाज द प्रोजेक्ट ऑल अबाउट। तो द प्रोजेक्ट वाज लाइक, the project which was given to them by the school is, uh, they didn't ask why this bomb was dropped, who dropped this bomb. They just gave them a project that आप चारों डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट से फोटोज लो, वीडियोस बनाओ, और ये डिटेक्ट करो कि बॉम्ब कहाँ से गिरा होगा, कितनी स्पीड से गिरा होगा, किस डायरेक्शन में गिरा होगा, कि ये बिल्डिंग ऐसे टिल्ट हुई। तो दिस वाज द प्रोजेक्ट ऑल अबाउट। अब एज अ हिस्ट्री हम क्या पढ़ाते हैं कि हिरोशिमा की लड़ाई कब हुई थी, क्यों हुई थी, बॉम्ब किसने गिराया था, और पेपर में क्वेश्चन क्या आता है कि कौन से साल में गिराया था, उसके 2 नंबर मिलते हैं आपको। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, इट इज मोर टुवर्ड्स प्रैक्टिकल लर्निंग वर्सेस थियोरेटिकल लर्निंग। ठीक है, वो आज से 20 साल पहले सिस्टम्स ओके थे, जब हम स्टूडेंट थे तब आपको ये पढ़ना पड़ता था, बट नाउ तो AI है, चैट GPT है, गूगल इज देयर। तो मुझे लगता है ये बात तो आपके लिए जरूरी नहीं है कि कौन से साल में गिरा था। मुझे लगता है कि प्रैक्टिकली ये जरूरी है कि क्यों गिराया गया था, कैसे गिराया गया था। अभी व्हाट मोस्ट पीपल बिलीव के हिरोशिमा में उसके साइड इफेक्ट आज तक भी हैं। सो और ऑनेस्टली मैं यही समझता था लास्ट ईयर से पहले, बट पता लगा वो साइड इफेक्ट तो 20 साल बाद, वर्ष 15 साल बाद गॉन। गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या फिल्ट्रेशन प्रोसेस किया, ये हमें हमारी हिस्ट्री में नहीं पढ़ाया जा रहा। चलिए, ये जापानीज हिस्ट्री की बात है, क्या इंडियन हिस्ट्री में बताएं? क्या आज हमारी हिस्ट्री की बुक में अब्दुल कलाम जी हैं? नहीं है। सचिन तेंदुलकर जी हैं? नहीं है। अगर हैं तो उनका एक पेज है। हमारी बुक में आज ही क्या पढ़ा रहे हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, अकबर, बीरबल, बाबर, और उतने ही पेजेस हैं जितने पहले होते थे। तो मुझे लगता है कि एवोल्यूशन होना बहुत जरूरी है हमारा अकेडमिकली। तो मुझे लगता है कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। आप कुछ भी पढ़ाओ, उसको आप कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हो। और मुझे लगता है तो लॉट ऑफ मूवीज जो ये बात बताती है, कितने सारी मूवीज हमने देखी है स्टूडेंट के ऊपर भी, साइकिल के ऊपर भी। जैसे आमिर खान जी कहते हैं कि किसी भी क्लासरूम में घुस जाओ, एजुकेशन तो हर जगह मिल रही है आपको। तो आई थिंक उस अप्रोच को फॉलो करना चाहिए। तो आई बिलीव एजुकेशन कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड। सर बहुत ही अच्छे आंसर्स हैं, बहुत ही अच्छे इंसाइटफुल डिस्कशन को। सर एक कॉन्वर्सेशन को एंड करने से पहले एक और थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आपकी 2 डॉटर्स हैं और आप खुद भी पेरेंट हैं। सो एज अ पेरेंट आप हमारे पेरेंट व्यूअर्स के लिए या ऑडियंस के लिए अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कोई गाइडलाइंस, या किस तरह से एक पेरेंट को एक बच्चे का सपोर्ट बनकर उनके करियर गाइडेंस में उनको किस तरह से मदद करनी चाहिए, या आप किस तरह से कर रहे हैं, क्या आप उस तरह से कोई एनेक्डोट, कोई स्टोरी या अपना पर्सनल बिलीफ कोई शेयर करना चाहें? शायद सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन यही है। मुझे लगता है कि हर पेरेंट अपने बच्चे को जानता है। एज अ पेरेंट यू आर द बेस्ट डिसीजन मेकर फॉर योर चाइल्ड, राइट। तो पहली बात तो बोलूंगा कि नेवर गोज बाय वर्ड, कि उसने ये किया या उसका बच्चा ये बना या वो ऐसे ट्रीट करता तो मेरा बच्चा भी ऐसे ही होगा। आप अपने बच्चे को बचपन से जानते हो, मतलब राइट फ्रॉम व्हेन ही और शी वाज बोर्न, तो आप जानते हो कि मेरे बच्चे के एट्रीब्यूट्स क्या हैं। उस पर फोकस करो, डोंट गो बाय वर्ड्स कि उसका बच्चा ये कर रहा है, वो मम्मी ऐसे करती है, वो मम्मी वो करती है। सेकेंडली, मुझे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या लगता है कि आपके बच्चे की प्रोग्रेस इस पर डिपेंड करते हैं कि आप उसको कितना फ्रीडम देते हो।
अब फ्रीडम शुड बी बैलेंस्ड। मेरा फ्रीडम कहने का मतलब ये नहीं है कि बच्चा कुछ भी करे, आप कुछ मत बोलो, कुछ मत टोको। हाँ, पर बच्चों को इतना फ्रीडम दो कि वो जो अपनी लाइफ में करना चाहता है एटलीस्ट वो उसको ट्राई तो करे। फेल होगा तो भी कोई बात नहीं, वापस आ जाएगा। 1 साल बाद नहीं आएगा, 2 साल बाद आ जाएगा, 3 साल बाद आ जाएगा। लेकिन मुझे क्या लगता है, मोस्ट ऑफ द पेरेंट, हम एज अ पेरेंट क्या बोलते हैं, बेटा मैंने ये किया था, ये सही नहीं है, तू फंस जाएगा, गलत हो जाएगा तेरे साथ। यार शायद होता वो अच्छा कर ले, हो सकता है वो उसका और बेटर वर्जन आए। और अगर वो फेल भी हो गया, फिर बोल रहा हूँ, तो वापस कहाँ जाएगा? आप तो देर ऑलवेज एज अ मेंटर हो। तो मेंटोर का मतलब हमेशा क्या होता है कि आप मेंटरशिप तभी कर सकते हो जब आप उसको वो जो करना चाहता है उसके लिए प्रमोट करो। तो आई थिंक अगर आप उसको हर बार ये बताओगे कि तू गलत कर रहा है, तो मुझे लगता है कि वो एक पर्सपेक्टिव काफी गलत है। सेकेंडली, इनफैक्ट थर्डली, मुझे लगता है कि एजुकेशन इज नॉट द ओनली थिंग इन लाइफ। बुक्स नंबर्स लाइफ में कुछ नहीं है। मैं ये बात दिल से आपको बोल रहा हूँ। मेरे बच्चे बीइंग अकेडमिशियन कोई बहुत टॉपर नहीं है, 95 97 98 वाले, बट बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मुझे उनको सिखाना था वो मैं उनको सिखा पा रहा हूँ, या जो उन्हें आगे लाइफ के लिए सीखना था, जहां से उनको सक्सेस मिल सके, वो जरूरी है। फोर्थ, पैसे कमाने इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर सक्सेस। पैसे तो आज कमाना बहुत आसान है, हम लोग देखते ही हैं। आज बच्चे इन्फ्लुएंसर ब्लॉगर बन के लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, मतलब 18 18 19 साल के बच्चे भी। एंड सबसे अच्छी बात है कि दे वर्क एट देयर ओन पेस। मुझे आज रील बनानी है, कल नहीं बनानी, मैं आज छुट्टी पे हूँ, राइट। हमारे केस में तो छुट्टी भी नहीं मिलती, संडे भी हमें काम करना पड़ता है। तो आई थिंक वो भी करियर ऑप्शन है। तो एज सच बहुत सारी करियर ऑप्शन है, पैसे इज नॉट एज अ क्राइटेरिया। पैसा तो वो कभी भी कमा लेंगे, वी शुड फोकस कि पैसे के अलावा ये अच्छे सिटीजन कैसे बन सकते हैं, अच्छी लाइफ कैसे जी सकते हैं। तो give them the formula where they can lead a good life, not a rich life. It is important to be happy in life rather than rich. तो मुझे लगता है कि ये फॉर्मूला आप कैसे अपने बच्चों के साथ एप्लीकेबल कर सकते हो। लास्ट में बोलूंगा, आपके बच्चों को ना आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, शायद आपका टाइम चाहिए। वो 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितना भी आप दे सकते हो। गुड पार्ट इज दैट हमारे टाइम में एक बहुत अच्छी पार्ट होती थी, हमारे फादर ऑफिस से 6 बजे आ जाते थे, तो हमारे पास 4 5 घंटे होते थे। हम गोलगप्पे खाने भी वीक में जाते थे, हम घूमने भी चले जाते थे, हम मूवी देखने भी चले जाते थे, विच आई थिंक मैं भी अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहा। तो मुझे लगता है कि बच्चों को सिर्फ टाइम चाहिए। अगर आप अपने बच्चे को टाइम दे दोगे, बेटा तूने स्कूल में क्या किया, किसको मारा, क्या खाया, कुछ नेगेटिव डिस्कस मत करो, कुछ मत पढ़ाओ, पढ़ भी लेंगे बच्चे। लेकिन उनका जो 2 घंटे का शेड्यूल था, 3 घंटे का शेड्यूल था, दोस्त ने क्या बोला, क्या आपको समझ में आ जाएगा उसके लाइफ में क्या हो रहा है। तो वो अगर टाइम आपने दे दिया, तो आई थिंक मुझे लगता है कि एवरीथिंग इज ऑन ट्रैक। बट प्रॉब्लम कि आज टाइम किसी के पास नहीं है, और है तो वो टाइम अननेसेसरी चीजों में जा रहा है। तो इफ यू कैन डू इट, दैट्स ग्रेट। आई एम श्योर हमारे काफी पेरेंट्स इस एडवाइस को फॉलो करेंगे और उस तरह से अपने बच्चों को फ्रीडम देंगे और अपने बच्चों को समझने की और बेटर कोशिश करेंगे। इसी के साथ हम आज की कॉन्वर्जेशन को यहीं पे विराम देते हैं। आई होप कि हमें फिर से चांस मिलेगा कि हम और अच्छी अच्छी बातें कर सकें। थैंक यू फॉर बीइंग एब्सोल्युटली ऑन द माय प्लेजर। एपिसोड सर। थैंक यू सो मच सर।